वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम अनदर 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो पेपर है कोल्ड फील्ड का है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। उसे मैंने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं और इसमें रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चन मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी ही वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है फार्मेसी से रिलेटेड। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इथाम्ब्यूटॉल कॉजेज, मतलब हमें इस क्वेश्चन में बताना है जो इथाम्ब्यूटॉल होता है वो क्या कॉज करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इथाम्ब्यूटॉल होता क्या है। तो ये एक तरह की एंटीबायोटिक होती है और ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बैक्टीरिसाइडल होता है दैट किल द बैक्टीरिया, मतलब ये टोटली किल कर देता है बैक्टीरिया को, और जो स्टैटिक होता है वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको ये प्रमोट नहीं होने देता, उसकी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इथाम्ब्यूटॉल कॉज क्या करता है। तो इथाम्ब्यूटॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, और एक और मेन बात, ये मैनेज करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द गिवन, मतलब ये रेड ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है, ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है एंड येलो ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है। तो मैंने आपको इथाम्ब्यूटॉल बता दिया, वो एक एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है और ये मैनेज करती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और ये सारी चीजों को कॉज करती है जो यहाँ पर मेंशन है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द गिवन ड्रग इज अ डाई। हमें बताना है यहाँ जितनी भी ड्रग्स हैं इनमें से कौन सी डाई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर है क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन जो होता है एक तरह की इम्यूनोफेनाजिमीन डाई होती है जो कि यूज करी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड स्किन डिजीजेज। क्वेश्चन नंबर 28 जो है शेड्यूल से आया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है शेड्यूल एच ड्रग इनमें से कौन सी होती है। इसका राइट आंसर है वो है ए, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक जो ड्रग होती है वो शेड्यूल एच के अंदर आती है। अगेन जो क्वेश्चन आया 29 वो भी शेड्यूल के ऊपर ही है। इसमें बताना है शेड्यूल जी ड्रग्स आर, इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो शेड्यूल जी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर पेपर में आने वाले हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आपके 2 से 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको शेड्यूल्स याद करना होगा, और कुछ शेड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती है, ये क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शेड्यूल जी ड्रग होती कौन सी है। तो शेड्यूल जी ड्रग्स जो होती है ऐसी ड्रग्स होती है जो कि अंडर द मेडिकल सुपरविजन दी जाती है। एंटा एसिड, ब्रोफेन एंड आयरन सप्लीमेंट आप इजीली जो है बाय कर सकते हो। जो ऑक्सीटोसिन होती है इस ड्रग को लेने के लिए आपको मेडिकल सुपरविजन चाहिए होगी, आप ऐसे ही नहीं ले सकते इस ड्रग को। और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक तरह का हार्मोनल ड्रग होती है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देती है। अगेन क्वेश्चन आया हुआ है शेड्यूल के ऊपर, आप देख ही रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं शेड्यूल्स के ऊपर। तो इसका आंसर जो है आपको देना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है शेड्यूल C1 ड्रग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ड्रग्स जो है C1 में आती है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कर देना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है सालब्यूटामॉल डू ऑल ऑफ द गिवन साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट। तो इन सारे साइड इफेक्ट्स में से कौन सा साइड इफेक्ट ऐसा है जो सालब्यूटामॉल से नहीं होता है। इसका राइट आंसर है हाइपोटेंशन। सालब्यूटामॉल से पाल्पिटेशन होता है, मसल ट्रिमर होता है एंड रेस्टलनेस होती है, बट हाइपोटेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है जो डीएनए गिरेज होता है इज इनहिबिटेड बाय। तो हमें बताना है जो डीएनए गिरेज होता है इनमें से किससे इनहिबिट होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आप लोगों को आरएनए की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग जरूर जो है आरएनए की फुल फॉर्म बताना। इसका राइट आंसर है बी, जो डीएनए गिरेज होता है इज इनहिबिटेड बाय नेलिडाइजिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बताना है जो सेबोरॉट
सेबोरॉट्स मीडियम होता है इज यूज टू सेलेक्टिवली आइसोलेट। तो यहाँ जितने भी सारे ऑप्शन हैं, जो सेबोरॉट्स मीडियम होता है इनमें से किसको सेलेक्टिवली वो आइसोलेट करता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीए भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेबोरॉट्स डेक्स्ट्रोज अगार। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक फंगाई या फिर यीस्ट के लिए। सो इसका राइट आंसर ईस्ट है। जो सेबोरॉट मीडियम होता है वो सेलेक्टिवली आइसोलेट करता है ईस्ट को एंड मोल्ड्स को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। सो पेप्टिक अल्सर एक टाइप का सोरनेस होती है जो कि डेवलप हो जाती है इन द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और ईसोफेगस में सोरनेस डेवलप हो जाती है। उसकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर जो है सोरनेस डेवलप हो जाती है जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली। सो इसका राइट आंसर है सी। इसको हम शॉर्ट में एच पायरोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। जो पेप्टिक अल्सर होता है इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली या फिर एच पायरोली। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बताना है अ मेजर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन। इसमें हमें बताना है कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ आयरन के। सो इसका राइट आंसर है ए, फेरेटिन। जो फेरेटिन होता है ये एक मेजर प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ आयरन। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस वाज फाउंड टू हैव अ वेरी लो CD4+ T सेल। प्रोबेबिलिटी द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। तो हमें इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है इस क्वेश्चन में मेनली। तो यहाँ पर एक ऐसा पेशेंट है जो कि सफर कर रहा है निमोनिया से भी एंड ट्यूबरकुलोसिस से भी, एंड उसके अंदर CD4+ T सेल बहुत ही ज्यादा लो है। तो ये किस कारण की वजह से हो सकता है, उसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है। इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है उस पेशेंट को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन द रेट ऑफ रिजेक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। हमें बताना है अगर टाइप्स ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप से हम टिश्यूज को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो उसका रेट ऑफ रिजेक्शन होता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो उसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले जेनोग्राफ्ट, देन एलोग्राफ्ट, उसके बाद आइसोग्राफ्ट। सो ये दोनों क्वेश्चन जो आप देख रहे हो थोड़े यूनिक से क्वेश्चन है और कुछ नया पैटर्न है, बट समटाइम्स आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, एंड अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाना, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसी वीडियोस को बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोलेट एनालॉग। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है फोलेट एनालॉग है। सो इसका राइट आंसर है डी, मीथोरेक्सेट। मीथोरेक्सेट जो है फोलेट एनालॉग है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट फैसिलिएट इंसुलिन बाइंडिंग टू सेल रिसेप्टर साइट। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें ये बताना है यहाँ पर जितने भी मिनरल एलिमेंट है इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल एलिमेंट है जो कि फैसिलिएट करता है इंसुलिन को ताकि वो बाइंड करे सेल रिसेप्टर साइट से। तो इसका राइट आंसर है डी, क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है ये ऐसा मिनरल एलिमेंट होता है जो फैसिलिएट करता है इंसुलिन को ताकि वो बाइंड कर सके सेल रिसेप्टर साइट से। सो जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें हमें बताना है द कोन ऑफ रेटिना। हमें कोन ऑफ रेटिना के बारे में बताना है। सो जो कोन ऑफ रेटिना होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलर विजन। तो इसका राइट आंसर है बी, कोन ऑफ रेटिना जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलर विजन। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे ना तो आप जरूर लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस और नए नए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तो आप बस बने रहो और आपको वीडियो कैसी लगती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। और नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मैं उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जल्दी जल्दी उसके ऊपर भी बनाऊँ वीडियोज। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, ग्लूटामेट। क्वेश्चन नंबर 43 जो है आप लोगों के लिए है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताना। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है द प्रेफर्ड सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज। जो हेक्सोकाइनेज होता है उसका प्रेफर्ड सबस्ट्रेट इनमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपको देना है
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है अगर हम सेल को रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका जो वाटर है वो मूव आउट हो जाएगा सेल के अंदर से। सो क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट। तो इसमें हमें बताना है जो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री होती है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरी उसकी लिस्ट है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। छोटी सी वीडियो है, आप उसको देख लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो जो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री होती है वो गाजीपुर में सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर है सी। सो क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग फास्ट सेल डिवीजन एंड रिपेयरिंग एबिलिटी। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर फास्ट सेल डिवीजन और रिपेयरिंग एबिलिटी होती है। उसका राइट आंसर है ए एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एबिलिटी होती है कि वो फास्ट सेल डिवीजन कर सके और रिपेयर कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमें बताना है प्लेटलेट डेफिशिएंसी कॉजेज। जो प्लेटलेट डेफिशिएंसी होती है वो क्या कॉज करती है। तो इसका राइट आंसर है ए। जो प्लेटलेट डेफिशिएंसी होती है वो कॉज करती है ब्लीडिंग। सो क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बताना है जो सेसामोइड बोन होती है वो कौन सी होती है। सो इसका राइट आंसर है डी पटेला। पटेला इज द सेसामोइड बोन। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है टेक प्लेस इन। सो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करता है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है जो हाई कंटेंट होता है ट्राइग्लिसराइड का आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का जो हाई कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। सो इसका राइट आंसर है डी काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन के अंदर सबसे ज्यादा हाई कंटेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का। सो मैंने आपको करा दिए हैं टोटल 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कराए थे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसी ही और वीडियोस भी आने वाली है बिकॉज आपके ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। आप सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लेना।